अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। डूबते को तिनके का सहारा। ये हुकूमत डूब रही है मगर आखिर दम तक इस कोशिश में है कि कुछ ना कुछ हाथ आ जाए, और वो कुछ ना कुछ क्या है जिसके लिए इतनी तगदो हो रही है। जी हाँ, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से तो हुकूमत को कुछ हाथ नहीं आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी करके जो 80 से ज़ायद PTI की सीटें थी उसमें 39 सीटें तो PTI को दे दी, मगर फिर जो 41 सीटें थी हुकूमत ने कानून साजी के ज़रिए, बल्कि मतनाज़ा कानून साजी के ज़रिए ये एक तासुर दिया है कि अब जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे या जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में किसी सियासी वाबस्तगी का इजहार नहीं किया था, वो सब के सब आज़ाद हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के अपने फ़ैसले में वाज़े तौर पे कहा था कि 80 से ज़ायद जो PTI के उम्मीदवार थे वो तमाम के तमाम PTI के MNA मुंतखब नुमाइंदे तस्वर होंगे, और इसलिए उसी तनासुब से उनको मखसूस नशिस्तें भी दी जाएँ। और उसकी कानूनी और आइनी डेडलाइन गुज़र चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो अमल मुकम्मल तौर पे होना था वो नहीं हुआ। सिर्फ 39 PTI के MNAs को इलेक्शन कमीशन ने उनकी फ़हरिस्तें अपनी वेबसाइट पे आवेज़ा की हैं, और बाकी 41 जिनमें से एक अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, 40 जो हैं उनको अभी तक जो उनका स्टेटस है वो आज़ाद MNAs का ही है। मगर इन आज़ाद MNAs का भी हुकूमत को बज़ाहिर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये आज़ाद MNAs भी PTI छोड़ने को बज़ाहिर तैयार नहीं। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत के लिए एक और बड़ा मसला पैदा हो गया है। बज़ाहिर वो इन आज़ाद MNAs जो PTI के हैं, नाम नहाद आज़ाद MNAs, इनमें से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में कामयाब नहीं हुई, और इसी तरह जो पार्लियामेंट की कानून साजी है उसमें यह भी वाज़ेह नहीं था कि अगर ये 40 जो आज़ाद MNA डिक्लेयर किए गए हैं, बज़ाहिर अभी तक जो आज़ाद हैं, इनके तनासुब की जो मखसूस नशिस्तें थी वो किसको दी जाएंगी। तो वो मखसूस नशिस्तें भी पार्लियामेंट की कानून साजी से भी हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं मिल सकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फ़ैसला वाज़ेह है कि आइन में ये चीज़ नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इसलिए एक स्टेलमेट सा है और एक उलझन सी पैदा हो गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिस पे अमल नहीं हुआ, और दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद का भी मकसद पूरा नहीं हो रहा, मासवा इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे मुकम्मल अमल दरामद को रोकने के लिए एक कानून साजी का हरबा अपनाया गया, और उस कानून साजी की आड़ में यह तासुर पैदा किया गया कि एक कानूनी इबहम पैदा हो गया है। मगर ये इबहम भी दूर हो जाएगा जब तफसीली फ़ैसला सामने आएगा, और वो तफसीली फ़ैसला कब आ रहा है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि 8 जजों के उन अक्सरियती राय की क़ियादत कर रहे हैं जिसके मुताबिक PTI एक सियासी जमात के तौर पे 2024 का इलेक्शन लड़ी, और 80 से ज़ायद उसके जो MNAs हैं उसके तनासुब से उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं। तो वो 8 जजों का जो अक्सरियती मुख्तसर हुक्म है उसका तफसीली फ़ैसला जो आना है, उसके बाद ये तमाम इबहम दूर हो जाएंगे। और हुकूमत यह समझ रही है कि शायद जो तफसीली फ़ैसला है वो इलेक्शन एक्ट जो कि सादा अक्सरियत का कानून है उसकी तशरीह करेगा, तो इसलिए पार्लियामेंट ने एक नया कानून ले आई सादा अक्सरियत से, तो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह जो है वो गैर मौसर होगी। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला आने वाला है, हर कोई जानता है कि वो इलेक्शन एक्ट या सादा अक्सरियत के कानून की तशरीह नहीं करने लगा, वो आइन के बुनियादी हक़ की तशरीह करेगा, जिसमें सबसे बड़ा हक़ जो है वो आर्टिकल 17 यानी तंजीम साजी का शहरियों का बुनियादी हक़ है, यानी सियासी जमातें बनाने, उन सियासी जमातों को ज्वाइन करने का हक़ है, और फिर सियासी जमातों का भी हक़ है कि वो आवाम की वोट से अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आएँ और हुकूमत बनाएँ। तो आर्टिकल 17 की तशरीह होगी और फिर आइन के ही आर्टिकल 51 की तशरीह होगी, जिसके तहत एक तनासुब से जीती हुई सीटों के तनासुब से तमाम सियासी जमातों को जिन्होंने इलेक्शन लड़ा
और PTI को भी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि उन्होंने बतौर जमात इलेक्शन लड़ा, तो उस तनासब से उनको मखसूस नशस्तें मिलनी है, यानी ख़वातीन की और अक़लियतों की। तो ये जब आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर देगी तो फिर जो पार्लियामेंट का जो तरमीम हुई है इलेक्शन एक्ट में, ये गैर मौसर हो जाएगी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करती है तो पार्लियामेंट सादा अक्सरियत के कानून के ज़रिए आइन की तशरीह को गैर मौसर नहीं कर सकती। उसके लिए फिर आइन में तरमीम चाहिए और 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के पास नहीं है। तो जब ये तफसीली फ़ैसला आएगा तो ये इबहम भी दूर हो जाएगा। तो अब हुकूमत बज़ाहिर इस लिहाज से मायूस हो चुकी है, और हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी अब लगता है कि वो इस तल्ख़ हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं कि जो मखसूस नशस्तें हैं, वो जो इजाफ़ी मखसूस नशस्तें हैं या जो बची खची या जो माले गनीमत है जो 40 सीटों के तनासब से बनता है, वो मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं मिल सकती। ये इस बात से की तरफ अब वो आ चुकी है हुकूमत। तो अब क्या रह गया? अब आखिरी हरबा, जैसे मैंने शुरू में कहा, डूबते को तिनके का सहारा। अब मौजूदा हुकूमत की कोशिश ये है कि कम से कम अब जबकि आइनी तरमीम नहीं हो सकती क्योंकि मखसूस नशस्तें इजाफ़ी नहीं मिल सकती, और हुक्मरान इत्तेहाद को तो मेरे ख्याल में सिर्फ 16-17 सीटें चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए, अगर वो नहीं मिल सकती तो फिर एक तरमीम किसी तरीके से की जाए जिसमें PTI भी सपोर्ट करे और जो दूसरी अपोजिशन की कोई जमातें या इत्तेहादियाँ वो सारे सपोर्ट करें, और वो तरमीम अब मखसूस नशस्तों के लिए ना हो। वो तरमीम ऐसी हो कि जनाब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि हाई कोर्टों और हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों में जजों की तैनाती करता है, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा कवायद हैं और जो मौजूदा रवायात है और प्रैक्टिस है, उसके तहत चीफ जस्टिस जो होता है जुडिशल कमीशन का सरबराह, वो उसके पास बड़ा अख्तियार होता है जजों को नामज़द करने का, जो मौजूदा जो प्रैक्टिस चल रही है। तो कम से कम अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं तो जो मौजूदा कवायद हैं या रवायात हैं, कवायद तो खैर अभी बने नहीं हैं जुडिशल कमीशन के इतने, तो उनमें तब्दीली कर दी जाए, आइन में लिख दिया जाए कि ये काम सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान जो हैं जजों को नामज़द कर सकेंगे, अपने अपने जजों को, या एक एक बंदा या अपने अपने नाम दे सकेंगे, और फिर उसके ऊपर जुडिशल कमीशन अक्सरियती वोट के ज़रिए फ़ैसला करेगा। मिसाल तौर पे सुप्रीम कोर्ट में अगर आना है किसी जज ने हाई कोर्ट से, तो 9 जजों का कमीशन है जिसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस का नामज़द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज और एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नामज़द वकील, और फिर बाकी ऑब्वियसली चीफ जस्टिस और दूसरे जो सीनियर तरीन जो 4 जजेज़ हैं वो होते हैं। तो अक्सरियत पहले भी जो थी, बल्कि जो जुडिशल कमीशन के 2 सीनियर तरीन जजेज़ होते हैं और फिर मुतल्लिका हाई कोर्ट का जो एक चीफ जस्टिस होता है, और फिर उस हाई कोर्ट के उस सूबाई प्रोविंशियल बार का जो सदर होता है वो भी होता है। तो 9 बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए। तो उसकी अक्सरियत से हर मेंबर 9 रुकनी जो है जुडिशल कमीशन का, वो जजों को नामज़द भी कर सकता है और फिर अक्सरियत से वोटिंग हो जाए। तो कम से कम चीफ जस्टिस की पावर कम हो जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह के पास ये पावर ना रहे कि वही लिस्ट जो है पेश करेंगे जुडिशल कमीशन में। उसकी वजह यह है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पिछले चंद महीनों में कुछ तकरीरें की हैं, और उन तकरीरों में उन्होंने ज़ोर दिया है निज़ाम अदल में बेहतरी का, जुडिशल प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने का, ऑटोमेशन का, और डेटाबेस डेवलप करने का, और ग्राफिक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का, कि अदालतों में कितने केस आए, कितने डिसाइड हुए, किस बेस पे डिसमिस हुए, किस जजेस के कितने केसेस ऊपर तक अपहेल्ड हुए। तो इस तरह की जो कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच है जस्टिस मंसूर अली शाह की, उसमें सबसे अहम मुतालबा उनका ये था कि हमारी जो अदलिया में जो वैकेंसीज़ हैं उनको पूरा किया जाए। तो हुकूमत को ये घबराहट हो रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने आते साथ ही सबसे पहले तो जो हाई कोर्टों में वैकेंसीज़ हैं उनको फौरी तौर पर फिल करना है। और आपको पता है जो हाई कोर्टों की वैकेंसीज़ होती हैं, हुकूमत और बल्कि हर चीफ जस्टिस वो पॉलिटिक्स करता है उन वैकेंसियों को खाली रख के, वकीलों को ये उम्मीद दिलाता रहता है कि यार किसी वक्त भी वो वकील जो है वो उन जज लग सकता है, तो इसलिए बहुत सारी सीटें खाली रहती हैं। अब जैसे लाहौर हाई कोर्ट में 36 के 37 जज हैं
और तकरीबन 60 के करीब वैकेंसीज़ हैं लाहौर हाई कोर्ट की। तो अगर 20 से ज़ायद जजेस सीटें खाली पड़ी हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो हुकूमत को ये खदशा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने आके अपनी एक फहरिस्त जुडिशल कमीशन में ला के तो ये जितनी भी वैकेंसी हैं लाहौर हाई कोर्ट में बाकी तकरीबन 15 से 20 के करीब वो फिल कर देनी है। और सबसे बड़ा ख़तरा हुकूमत को ये है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो सारे के सारे कहीं ऐसे जज ना भर्ती कर दें जो बाद में हुकूमत की भी बात ना सुने, इस्टेब्लिशमेंट की भी बात ना सुने। कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद आ जाएं लाहौर हाई कोर्ट में सारे भर दिए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस्टेब्लिशमेंट की फ़ोन सुनने से इनकारी हो जाएं, वो लापता अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर ठोस किस्म के फ़ैसले देने शुरू हो जाएं, लापता अफराद के हक़ में, उनके लवाकिन के हक़ में, उनकी बाजियाबी के लिए। तो इस डर और इस खौफ के मारे अब हुकूमत और बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी ये कोशिश है कि जुडिशल कमीशन के हवाले से आइन में कुछ ऐसी तरमीम तजवीज़ की जाए कि जिसके ऊपर PTI भी या दूसरे इत्तेहादी भी मान जाए और 2/3 अक्सरियत जो है वो बन जाए, और कम अज़ कम चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह या चीफ़ जस्टिस का जो अख्तियार है जुडिशल कमीशन में नामज़द करने का वो ख़त्म हो जाए। ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले ये तजावीज़ आ चुकी हैं, मगर इन तजावीज़ को कवायद नहीं बनने दिया। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने भी अपने अख्तियारात में जुडिशल कमीशन के अंदर जो है ये जो अख्तियार था नामज़द करने का, जजों को लाने का, उसमें उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वैसे तो कहते हैं मैं मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं रहा, मैंने अपने अख्तियारात दे दिए, लेकिन जजों की तैनाती के हवाले से अख्तियारात चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने भी नहीं दिए। और जब कवायद बन के तैयार होकर जुडिशल कमीशन में रख दिए गए तो फिर यही वज़ीर कानून मौसूफ थे आज़म नज़ीर तारड़, जिन्होंने जुडिशल कमीशन के उस इजलास में ये ऐलान कर दिया कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, तो इसलिए फ़िलहाल कवायद के ऊपर गौर ना किया जाए। तो अब इन्हीं मौसूफ को फ़िक्र पड़ गई है कि नहीं अब कवायद ले आएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो मायूस हो चुके हैं कि माले गनीमत नहीं मिलना, आइनी तरमीम नहीं होनी, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी नहीं होनी, अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आना ही आना है। तो अब कम अज़ कम जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का जो लाहौर हाई कोर्ट में इतनी बड़ी तादाद में खाली असामियाँ हैं उनको पुर करने के लिए वो अख्तियार जो है उसको डाइल्यूट किया जाए, कम किया जाए, जिसके तहत बड़ी तादाद में स्ट्रॉन्ग जजेस जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह प्रोफेशनल जजेस को लाहौर हाई कोर्ट में डाल देंगे और फिर हुकूमत के हाथ से अदलिया मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। और जो मनमानी इस्टेब्लिशमेंट करती है या फॉर्म 47 वाले हुक्मरान करते होते हैं, वो मनमानियाँ फिर करने के काबिल नहीं रहेगी कोई भी हुकूमत। तो मेरे ख्याल में अब ये आखिरी कोशिश है। और जो आइनी तरमीम जिसकी अब बात हो रही है कि मंडे को कौमी असम्बली का इजलास सदर ने बुला लिया है, ट्यूसडे को जो है वो सेनेट का इजलास बुला लिया है, इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि बज़ाहिर अब कुछ ख़बरें ऐसी भी हैं कि शायद हुकूमत के कुछ माहिरीन कानून ने जो है मुलाकात की है जस्टिस मंसूर अली शाह से, या पैगाम दिया है कि मेहरबानी करके कम अज़ कम कवायद के हवाले से आप अगर एग्री कर जाएँ तो हम कवायद हुकूमत बना देती हैं। और वह कवायद जो है दो तरीके से बन सकते हैं, या तो वो आइन में तरमीम के ज़रिए बने, या फिर वो जो कवायद हैं जिसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना है सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स को रेगुलेट करने के लिए 184(3) की जो पावर्स थी सुप्रीम कोर्ट की आइन के अंदर, उसको रेगुलेट करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना है। तो इसी तरह जुडिशल कमीशन भी एक आइनी अदारा है, उसको रेगुलेट करने के लिए भी पार्लियामेंट ही उन कवायद को जो है मंजूर कर ले कि जिन कवायद के तहत जो चीफ जस्टिस की पावर हैं जुडिशल कमीशन के अंदर जजों का नाम तजवीज़ करने की, उन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तमाम जुडिशल कमीशन के अरकान में। तो अब ये शायद कॉन्फिडेंस में लेने की एक कोशिश है जस्टिस मंसूर अली शाह को। और मेरे ख्याल में अगर ये मामला बाद में चैलेंज होना है, सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज होना है, 184(3) के तहत चैलेंज होना है, तो फिर हुकूमत को ऐसी कोई चीज़ भी चीफ़ जस्टिस से डिस्कस नहीं करना चाहिए। और ना ही चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह को इस मामले पे हुकूमत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज़ डिस्कशन कर दी या फिर मतनाज़ा बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से प्रोपेगेंडा करके कि ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लीक की जा रही हैं जानबूझ के कि चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह को ये जुडिशल कमीशन के कवायद के हवाले से इतना मतनाज़ा बना दिया जाए, ये तासुर दिया जाए कि सब कुछ उनके पूछ के हुआ, उनसे डिस्कस किया गया, ताकि वो बाद में अगर 184(3) के तहत उन कवायद को कोई चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस मंसूर अली शाह पे पहला एतराज़ ये उठे कि आपको तो बेंच पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने तो मुशावरत की है हुकूमत से,
फिर वो वजाहतें देते रहे कि नहीं जी मेरे साथ तो कोई नहीं हुआ। तो ये एक हुकूमत की तरफ से बज़ाहिर एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है और इसका मकसद ये है कि एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस मुस्तकबिल में जो है इतना मतनाज़ा कर देना जुडिशल कमीशन के कवायद के हवाले से कि फिर उन पर एतराज़ उठे कि आप तो जुडिशल कमीशन के कवायद के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं आप वो बेंच में नहीं बैठ सकते उन दरख्वास्तों को सुनने के लिए। या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप जो हैं तफसीली फ़ैसले में थोड़ी लचक दिखाएं, कोई ख़तरनाक बात न लिखें, इलेक्शन कमीशन की जान बख्शी कर दें और बिलवासा तौर पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जान बख्शी कर दें जो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला था, तो फिर हम जो हैं पार्लियामेंट कोई नया कानून नहीं लाएगी। मगर अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने आगे से कोई जवाब मुस्बत तौर पे नहीं दिया हुकूमत के लिहाज से मुस्बत, तो फिर पार्लियामेंट ऐसा बड़ा मतनाज़ा कोई इक़दाम उठा सकती है। जैसे पहले उन्होंने एक कानून बनाया सादा अक्सरियत से कि जनाब ये जो नशस्तें हैं मखसूस, ये जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं अगर उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया तो वो फिर आज़ाद ही तस्वर होंगे। इसी तरह फिर एक पार्लियामेंट कानून बना के जुडिशल कमीशन के कवायद को कानून की शक्ल देने की कोशिश करेगी सादा अक्सरियत से। तो जस्टिस मंसूर अली शाह पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि आप तफसीली फ़ैसले में हाथ होला रखें वरना फिर पार्लियामेंट भी जो है वो बहुत कुछ कर सकती है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। मैं समझता हूँ अगर ऐसे कोई पैगाम रसानी हो रही है कुछ साफ़ियों व्लॉगर्स के ज़रिए ख़बरें लीक करके या फिर मुलाकात करके भी, तो ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि तफसीली फ़ैसले में खुदा के लिए हाथ होला रखना है वरना फिर पार्लियामेंट भी जुडिशल कमीशन के जो कवायद हैं उनको सादा अक्सरियत से कानून की शक्ल में मंजूर करेगी और फिर आपके जो बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन अख्तियारात हैं जजों को नामज़द करने के वो भी कम हो जाएंगे। और फिर इस बात का इम्कान है कि जुडिशल कमीशन के हवाले से कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाएं कि जिससे जो कि आइन में नहीं है, क्योंकि आइन में जुडिशल कमीशन की कार्रवाई बड़े वाज़ेह तौर पे लिखी है। कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता, लॉ नहीं बन सकता कि जिसमें जुडिशल कमीशन के मिसाल के तौर पे आइन में लिख दिया गया कि अक्सरियती वोट से फ़ैसला होगा, यानी 9 रुकनी अगर जुडिशल कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में जजों को लाता है या तैनात करता है कोर्टों से, तो वो अक्सरियत 5-4 की अक्सरियत से फ़ैसला हो सकता है। तो कम से कम पार्लियामेंट ये कानून नहीं ला सकती कि ये अक्सरियत से नहीं होगा, ये मुत्तफ़िक़ा होगा ये कानून, क्योंकि वो आइन में लिखा है। तो आइन के लिए 2 तिहाई आइनी तरमीम चाहिए 2 तिहाई अक्सरियत के साथ। इतना ज़रूर कर सकती है जैसे मैंने पहले कहा कि जो जुडिशल कमीशन के सामने नाम हैं उनको लाने का अख्तियार उन चीज़ों को कवायद में ला सकती है, कानून में ला सकती है जिनका जिक्र आइन में नहीं है। तो उससे चीफ जस्टिस की पावर्स को वो डिस्प्यूट करेंगे, मतनाज़ा करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। तो ये चीज़ें पार्लियामेंट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स है जो अब जो मौजूदा हुकूमत है इस्तेमाल कर रही है और ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि मंडे को पता नहीं क्या हो जाएगा और बात आइनी तरमीम की जा रही है जो कि मुमकिन नहीं है। और जबकि इस बात का इम्कान है कि कानून सादा अक्सरियत से ऐसा बना दिया जाए जिससे जुडिशल कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस के अख्तियारात को डाइल्यूट किया जाए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कुछ तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग तज्ज़ियाकार जो हैं, जो साबिक़ मिनिस्टर भी रहे, साबिक़ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी रहे और साबिक़ वज़ीर भी रहे और साबिक़ सहाफ़ी भी रहे, लेकिन फिर वो सहाफ़ी बन जाते हैं बार बार। ऐसे बड़े सहाफ़ी हैं जो सब कुछ सरकारी ओहदों पर रह के फिर वापस सहाफ़ी बन जाते हैं। तो नजम सेठी साहब, मैं नाम ले लेता हूँ, बड़े काबिल एहतराम हैं। उनका ये कहना है कि अगर PTI के लोग पार्लियामेंट के अंदर टूट जाते हैं तो वो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आइनी तरमीम भी हो सकती है। अब वो ये एक तासुर दे रहे हैं कि अगर PTI के लोग आइनी तरमीम के लिए हुकूमत का साथ देते हैं तो फिर उन पे वो आइन की 63A जो सियासी वफादारियाँ बदलने के ख़िलाफ़ जो एक आइन के अंदर पाबंदी है वो उस पर लागू नहीं होती। वो इसलिए नहीं लागू होती कि आइन के अंदर 3 चीज़ों पे पाबंदी है कि वो पार्टी से हट के वोट नहीं दे सकते। सबसे पहले कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए वो पार्टी से हिदायत से हट के वोट नहीं दे सकते, किसी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए पार्टी की हिदायत से हट के वोट नहीं दे सकते और बजट के लिए वो पार्टी की हिदायत से हट के वोट नहीं दे सकते। तो इसमें आइनी तरमीम का जिक्र नहीं है। ये नजम सेठी साहब को मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से सुना और आंखों से देखा। वो ये कह रहे हैं, वो उनके सामने एक वो नेट प्रैक्टिस करवाने के लिए जो एंकर्स नहीं होते आमतौर पे नेट प्रैक्टिस करवाते हैं
ऐसे ही एक एंकर बैठे होते हैं जो उछाल उछाल के गेंदे देते हैं छक्के मारने के लिए। तो ऐसे ही एक एंकर मौजूद थे नजीम सेठी साहब के सामने, तो वो उसमें वो ये अपनी राय दे रहे थे कि आइन में, हालांकि आइन की 63A की शिक में ये लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म को इंतखाब के लिए पार्टी की हदायत से हट के वोट नहीं मिल सकता। दूसरा, अदम एतमाद के अंदर पार्टी की हदायत के हट के वोट नहीं मिल सकता। और तीसरा, मनी बिल यानी बजट, और बजट के साथ ही आगे एक लफ्ज़ लिखा है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि आइनी तरमीम के अंदर भी पार्टी की हदायत से हट के वोट नहीं दे सकते। तो वो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का लफ्ज़ जो है वो नजम सेठी साहब तज्ज़िये की जल्दी में वो या तो पढ़ नहीं सके, या तो समझ नहीं सके, या तो देख नहीं सके। कुछ हुआ है कि नजम सेठी साहब जैसा इतना बड़ा एक साबिक़ सहाफ़ी, सियासी, जो भी, उनको ये समझ नहीं आया और उन्होंने कल ये इतना बड़ा दावा कर दिया कि नहीं, वो अगर पार्टी को छोड़ भी दे PTI वाले तो उन पे वो नाअहल नहीं होंगे, डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई नहीं होगी। तो ये तो नजम सेठी साहब थे, बाकी लोग भी इसी तरह के दावे कर रहे हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि शायद जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जिन 40 PTI के MNAs को आज़ाद ही डिक्लेयर किया हुआ है, उनमें से भी अगर कोई टूट जाए तो वो तो वैसे ही टेक्निकली आज़ाद है। तो भाई अगर टूटना होता तो अब तक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका होता। तो फिर ये क्यों आइनी तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है और नजम सेठी साहब जैसे सीनियर लोग भी बाकायदा इस्तेमाल हो रहे हैं? ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट के अंदर अरकान के अंदर एक दूसरे के मतलब अदम एतमाद, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए कि शायद यार ये तो नहीं बदल गया, ये तो नहीं बदल गया, एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं कि कहीं ये तो नहीं वोट दे देगा हमारे ख़िलाफ़। तो ये कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए और लोगों को ये तासुर देने के लिए, MNAs को तासुर देने के लिए कि बहुत सारे MNAs हमारे साथ आ गए हैं 2 तारीख के लिए, तो अब आप भी इस पर गौर करें। तो ये एक टैक्टिक्स है जिसमें बहुत सीनियर सहाफ़ी भी इस्तेमाल हो रहे हैं और तज्ज़ियाकार भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मगर जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे ख़्याल में इस तरह के प्रेशर में नहीं आएंगे और इस प्रेशर में आके वो किसी किस्म का तफसीली फ़ैसले के अंदर मुझे नहीं लगता वो कोई लचक दिखाएंगे और ना ही दिखानी चाहिए, क्योंकि अब तक जो हुकूमत ने किया है उसके बाद तो हुकूमत की नीयत जो है वो वाज़ेह हो जानी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो वज़ीर कानून की नीयत है सुभान अल्लाह, अब तक तो वो भी क्लियर। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें हुकूमत को अटॉर्नी जनरल को भी और वज़ीर कानून को भी तब्दील कर देना चाहिए, अगर थोड़ा सा उन्होंने कोई फ्रेश फेस लाना है या अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है। क्योंकि ये लोग इतने इस्तेमाल हो चुके हैं, ये कारतूस इतने चल चुके हैं, ये 2 कारतूस वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल, कि अब मेरे ख्याल में दोबारा इनमें बारूद भर के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इस्तेमाल करेंगे इनको तो ये हो सकता है वो बंदूक की बैरल ही फट जाए और नुकसान कुछ हुकूमत का ही हो जाए। तो अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं बदल सकते या उनकी जगह कोई और नहीं आ सकता, तो कम से कम ये जो हुकूमत के जो कानूनी ये जो नाखून है ना, इनको बदल दें तो बेहतर है। तो ये सारी एक सिचुएशन है और अब देखना ही है कि पीर को किस किस्म का कानून आता है। लेकिन ये भी जो भी कानून साजी होगी ये एक बहरान को बढ़ाएगी, हुकूमत पे दबाव जो है मज़ीद बढ़ेगा और हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जजेस हैं इनको भी प्रेशर में लेने की कोशिश की जा रही है कि इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया जाए कि अगर रिव्यू पटिशन जब भी लगेगी, और मेरे ख्याल में वो तफसीली फ़ैसले के बाद ही लगेगी, और तफसीली फ़ैसला जो मुझे लगता है काजी फ़ाइज़ा की रिटायरमेंट के बाद ही आएगा या फिर रिटायरमेंट से 1 हफ़्ता पहले आ सकते हैं। तो उसमें जो रिव्यू के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं, 2-3 जजेस ऐसे हों जो इस सारे दबाव को बर्दाश्त ना कर सकें और रिव्यू के अंदर अपना फ़ैसला तब्दील करने का सोचें, जो अभी तक मुझे नहीं लग रहा ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन 2-3 जजेस का जो नाम है वो तारीख़ में सुनहरे हरूफ से तो नहीं लिखा जाएगा, मगर शायद वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे किसी और रंग में लिखा जा सकता है। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।